दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाला हूं। मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे। हर एक कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट की जबान पर यह स्टेटमेंट आता ही आता है जब भी एग्जाम पास में आता है। आप भी इस टाइम बहुत सारे मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। हर मॉक टेस्ट के बाद क्या पता आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज होने के बजाय और रिड्यूस हो रहा हो। ये किस वजह से होता है, वो चीज बताऊंगा कि मॉक में बच्चों की क्या गलती होती है। इसके साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि मॉक में आपको कैसे नंबर्स को इंप्रूव करना है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा मेरे दोस्त। आप पूरी की पूरी तरीके से मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे और आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए, क्या करना है मॉक को इंप्रूव करने के लिए। मैं आपको कुछ फॉर्मूला शेयर करूंगा, कुछ एक्स्ट्रा टिप्स दूंगा जो कि मैंने फॉलो की थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, मॉक में मार्क्स क्यों नहीं आते। देखिए दोस्त, मॉक जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो मॉक का मतलब होता है सभी सब्जेक्ट्स का कंबाइंड मिक्सचर। अब उसके अंदर अगर हमने सभी के सभी कॉन्सेप्ट सीखे ही नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स ही हमारे कंप्लीट नहीं है, सिलेबस इनकंप्लीट है, तो फिर कॉन्सेप्ट में कमी की वजह से हमारे नंबर, सिंपल सी बात है, कम आएंगे ही आएंगे। ये तो कोई भी जानता होगा। तो अगर आपके पेपर में 10 सब्जेक्ट्स हैं और आपने 4 ही सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, 5 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, बाकी सब्जेक्ट्स इसलिए नहीं पढ़े कि उनका वेटेज ज्यादा नहीं है, लेकिन मॉक में आपके नंबर नहीं आ रहे, उन सब्जेक्ट से लूज हो रहे हैं, तो वो कॉमन सिंपल सी मिस्टेक है जो कि मैक्सिमम बच्चों की होती है। सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं करते। दूसरी कॉमन गलती है कि स्पीड और एक्यूरेसी का बैलेंस नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो इतना जल्दीबाजी में पेपर अटेम्प्ट करते हैं कि जैसे एसएससी जेई का एग्जांपल ले लीजिए। 2 घंटे के अंदर 120 मिनट्स के अंदर 200 क्वेश्चंस करने हैं। तो फिर वो सोचते हैं कि स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तो स्पीड इतनी बढ़ा देते हैं कि एक्यूरेसी मिस हो जाती है, नॉट, इनकरेक्ट, ये सब पढ़ना ही भूल जाते हैं। और एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं तो पेपर में क्वेश्चंस छूट जाते हैं। ये समस्या होती है। तीसरी समस्या है रिवीजन। मान लीजिए सब्जेक्ट सारे कंप्लीट कर लिए सर, सब कुछ हो गया, लेकिन उन सब्जेक्ट्स को कभी खोल के देखा ही नहीं। अब हमने ऑफलाइन कोचिंग की, ऑनलाइन कोचिंग की, नोट्स भी बनाए, लेकिन कभी उनको पढ़ने का मन ही नहीं किया, क्योंकि रिवीजन सबसे बड़ी दिक्कत है। किसी भी स्टूडेंट को रिवाइज करने का मन ही नहीं करता। तो जब आप रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर मॉक में नंबर आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जब पूछता है तो वहां पर आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी चाहिए। अगर वही नहीं होगा, रिवीजन नहीं होगा, तो फिर आप कैसे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे? वो गलती होना है। इसके बाद रॉन्ग स्ट्रेटजी। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि पेपर में अगर हम जीके करने पहले चले गए या टेक्निकल पहले अटेम्प्ट करने चले गए, तो टेक्निकल के अंदर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, हम लोग इतना ज्यादा उसमें उलझ जाते हैं कि पेपर में यही नहीं देख पाते कि टाइम कितना लूज कर दिया, और रीजनिंग को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो आपको यह पहले सुनिश्चित करना होगा कि क्या आपको स्ट्रेटजी रखनी है, कौन सी चीज पहले अटेम्प्ट करनी है, कौन सी चीज बाद में अटेम्प्ट करनी है। तब जाके मॉक में आप सारी चीजों को देख पाएंगे और स्कोर कर पाएंगे। और सबसे लास्ट और सबसे कॉमन गलती, हम हर दिन बस मॉक देना चाहते हैं कि डेली मॉक दूंगा, डेली मॉक दूंगा, डेली मॉक दूंगा। बेटा डेली तो तू देगा, लेकिन जो पीछे वाला मॉक दिया उसकी एनालिसिस कौन करेगा? तो दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि एनालिसिस करने में डरते हैं। हम अपनी गलतियों को नहीं पहचानना चाहते। हमें मालूम है कि हम कहां वीक है, लेकिन फिर भी हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। हम बस ये इमेजिन करते हैं कि मॉक में ज्यादा दूंगा तो मेरे नंबर इंप्रूव हो जाएंगे। बेटा नंबर इंप्रूव नहीं होंगे जब तक आप प्रीवियस मॉक की एनालिसिस नहीं करेंगे, चीजों पर काम नहीं करेंगे, नंबर इंप्रूव नहीं हो सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, हाउ टू अप्रोच मॉक। 2 सेक्शन होते हैं आपके मॉक में, एजेई के एग्जाम्स में, नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल। नॉन टेक्निकल को मैं कहता हूं गेट कीपर। गेट कीपर मतलब ये वो है जो आपको पेपर के अंदर एंट्री देगा या बाहर रोक देगा। मतलब एग्जाम में सिलेक्ट होने के लिए रोक भी सकता है और पास भी कर सकता है। लेकिन टेक्निकल आपका गेम चेंजर है। आप गेट से अगर एंट्री भी कर गए अंदर, लेकिन टेक्निकल अगर आपका कमजोर हुआ तो फिर आप फाइनल लिस्ट में मेक नहीं कर पाएंगे। जैसे आरआरबी जेई के अंदर सीबीटी 1 नॉन टेक्निकल है, आपको रास्ता तो दे देगा, आप चले तो जाएंगे सीबीटी 2 में, लेकिन सीबीटी 2 क्लियर करने के लिए गेम चेंजर टेक्निकली है। तो टेक्निकल के कॉन्सेप्ट सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप टेक्निकल में वीक हैं तो आप जेई और एई के एग्जाम्स को क्लियर करने का सोचना ही छोड़ दीजिए।
तो इसीलिए नॉन टेक्निकल गेट कीपर है, वो आपको रास्ता देगा सीबीडी 2 की तरफ, और सीबीडी 2 में आपको टेक्निकल ही बचाएगा, वही आपको सिलेक्शन फाइनल दिलाएगा। तो दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है, कहीं ना कहीं टेक्निकल का वेटेज ज्यादा रहता है, टेक्निकल का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। समझे? आपका कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है, ये आप मुझे कमेंट में बताइए, जिससे मुझे मालूम चले कि मेरी ऑडियंस किस चीज में वीक फील करती है। कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रांग है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और जो सेक्शन आपका वीक होगा, जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए कि सर टेक्निकल स्ट्रांग है नॉन टेक वीक है, या नॉन टेक स्ट्रांग है टेक वीक है, दोनों के लिए मेरे पास अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। आप बताइएगा मैं इंडिविजुअल टेक और नॉन टेक को कैसे मास्टर करना है वो वीडियो भी लेके आऊंगा, ये कमेंट करके जरूर बताइए आपका स्ट्रांग सेक्शन कौन सा है, कमेंट करिएगा। कैसे करें सर इंप्रूव, मॉक इंप्रूव करने की स्ट्रेटजी क्या है? देखिए कुछ पॉइंट्स यहां पर लिखे हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी बात, जो भी आप गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों को आपको पहचानना होगा, ना सिर्फ पहचानना होगा, एक कॉपी बनानी होगी, एक एरर लॉग बनाइए। एरर लॉग का मतलब यह है कि आप उसमें अपना सारा का सारा जो गलती की है वो लिखेंगे प्रॉपर, हर एक टेस्ट का। सर ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो बेटा कहां ट्रेन छूटी जा रही है तुम्हारी, कहां जाना है तुम्हें बुलेट ट्रेन पकड़ के? कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है। एक बार प्रोसेस को सही से फॉलो करिए, अपनी गलतियों को लिखिए, जब लिखेंगे तो उससे वो याद हो जाएगा कि हाँ हमने ये गलती की थी, अब इसको नहीं दोबारा दोहराना है, तो अगले टेस्ट में आप कभी भी वो गलती नहीं करेंगे। देखिए भगवान भी कहता है कि बेटा तू गलती कर, लेकिन सेम गलती बार बार मत कर। तो आप अगर एक ही क्वेश्चन को बार बार गलत कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा पाप है, ये नहीं करना है। नए क्वेश्चंस को गलत करिए ठीक है, लेकिन सेम क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, इसलिए एरर लॉग बनाइए। डेली मिनी टेस्ट या पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करिए। मॉक टेस्ट डेली बिल्कुल भी मत दीजिए, मॉक टेस्ट डेली देने के लिए होते ही नहीं है। हफ्ते में कम से कम 2 मॉक टेस्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 मॉक टेस्ट देने चाहिए बस। मेरे हिसाब से आइडियली तो हर संडे को एक मॉक टेस्ट देना चाहिए, लेकिन अगर एग्जाम पास में है तो हर हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। तो डेली के बेसिस पे मिनी टेस्ट दीजिए, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए, पीवाईक्यूज दीजिए, लेकिन मॉक टेस्ट फिक्स कर लीजिए कि हफ्ते में सिर्फ 2 देंगे। अगर एग्जाम पास में और एग्जाम दूर है तो हफ्ते में सिर्फ एक दिन टेस्ट देंगे, 3 दिन उसकी कम से कम एनालिसिस करेंगे, एरर लॉग बनाएंगे। उसके बाद अपने जितने भी वीक टॉपिक्स है उनकी एक लिस्ट बनाएंगे, और उन सभी टॉपिक्स को हम अपने नोट से रिवाइज करेंगे। ये सिंपल सा तरीका है। गलतियों को लिखिए, और जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, मतलब जो वीक है, उनको अलग से लिखिए, और फिर उसको इंप्रूव करिए, रिवाइज करिए, जितना हो सकता है उतना ज्यादा। आप देखिए आप 10 टेस्ट के अंदर ना अपनी ऑलमोस्ट 95% गलतियों को खत्म कर चुके होंगे, केवल 10 टेस्ट के अंदर। 10 मॉक टेस्ट इनफ होते हैं। अटेम्प्ट स्ट्रेटजी बहुत ही इंपॉर्टेंट समझाया था कि क्या पहले अटेम्प्ट करना है, ये ध्यान रखिएगा। नॉन टेक किस तरीके से करना है, टेक किस तरीके से करना है, रीजनिंग पहले अटेम्प्ट करना है कि टेक्निकल पहले अटेम्प्ट करना है कि जीके पहले अटेम्प्ट करना है, बहुत जरूरी है। अगर आप एसएससी जेई की बात करें तो मेरे हिसाब से पहले आपको रीजनिंग अटेम्प्ट करना चाहिए, फिर उसके बाद मेरे दोस्त जो टाइम है उसमें जीके अटेम्प्ट करना चाहिए, और फिर टेक्निकल की तरफ जंप करिए। और टेक्निकल में भी सबसे पहले आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस देखते जाइए, जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उन सबको मार्क कर दीजिए, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए, और फिर लास्ट में उनको भी सॉल्व करिए। ये सही तरीका है। रीजनिंग को जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट करने की कोशिश करें और सही आंसर लेके आए। तो अटेम्प्ट स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है। फाइनल मेरा एक 3 स्टेप फॉर्मूला है। AIM ऑल इंडिया मॉक कैसे अटेम्प्ट करना है, ये मेरा फॉर्मूला है। A फॉर एनालाइज, I फॉर इंप्रूव, एंड M फॉर मेंटेन कंसिस्टेंसी। एनालाइज एवरी टेस्ट, हर एक टेस्ट को एनालाइज करिए, इंप्रूव करिए अपने वीक एरियाज को, और कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। AIM ये आपको सीधा सिलेक्शन दिलाएगा। आप मेरी बात गठान बांध लीजिए, समझे दोस्त? फाइनल वर्ड्स यही है, मॉक में मार्क्स कम आना फेलियर नहीं है, इसका एनालिसिस ना करना वही असली फेलियर है। बात समझ में आ गई? कम नंबर आ रहे हैं चिंता मत करो, लेकिन एनालाइज करो, इंप्रूव करो और कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, आप डेफिनेटली सिलेक्ट होगे। मॉक में आपका परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंप्रूव होगा। अगर आपको रिवीजन करना है और आपको यह नहीं पता कि कैसे रिवाइज करें,
तो आप लोग शॉर्ट नोट्स की ये मेरी वीडियो देखिएगा, यूट्यूब पर ही अवेलेबल है। इसमें बहुत अच्छे से मैंने बताया कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है, आपको प्रॉपर समझ में आएगा क्या शॉर्ट नोट्स में लिखना है क्या नहीं, जिससे आपका रिवीजन एकदम टॉप लेवल का हो सके पेपर से पहले। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो सच में अच्छी लगी है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूं। थैंक यू।